नमस्कार साथियों, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 50वां दिन। कल दोपहर से हमने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। 6 तारीख रात तक हम मध्य प्रदेश में रहेंगे। मैं हमारे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से गुजारिश करूंगा कि कल के कार्यक्रम के बारे में और आज सुबह जो कार्यक्रम हुआ है और बाकी 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को प्रोग्राम जो होने वाले हैं उसकी जानकारी आपको दें। बाद में मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको कुछ 2-3 शब्द संबोधित करें। जीतू पटवारी यहाँ आ जाओ ना, इधर आ जाना। कोई बात नहीं, आप बैठो ना। नो इधर आओ, आप बैठो। ठीक है। आदरणीय सम्मानित, हेलो, आवाज आ रही है? ये भी चालू है। हेलो, आदरणीय सम्मानित यहाँ उपस्थित सभी हमारे पत्रकार जगत के, मीडिया जगत के, हेलो हेलो हेलो, यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया जगत के साथीगण, अब हो गया, मैं कर लूंगा। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय जयराम रमेश जी, आदरणीय हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे अग्रज आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, सम्मानित यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथीगण, पदाधिकारीगण, जो मुरैना में अभूतपूर्व स्वागत हुआ कल राहुल जी का, वो उस भावना को, जिस भावना को राहुल जी आम परिवार, आम जनता, आम युवा, आम किसान के लिए बार बार अपने विचार देश के सामने रखते हैं, उसको बल मिला। ऐतिहासिक अभूतपूर्व मुरैना के जैसे चंबल की माटी है, जैसा चंबल का पानी है, वैसे ही चंबल का स्वागत और सत्कार क्या होता है, ये एक बार फिर प्रदेश ने और हमारे पूरे अंचल ने देखा। राहुल जी ने जिस तरीके के विचार दिए, आज आप लोगों ने प्रमुखता से अपने अपने समाचार पत्रों में और मीडिया संस्थानों के चैनल और सारी न्यूज़ की बहुत बड़ी खबरें बनी। मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं कि वो भावना जो राहुल जी ने अग्निवीर को लेके देश के सामने किस तरह की समस्याएं आगे आएगी, या किसानों की समर्थन मूल्य को भारतीय जनता पार्टी ने बोला और किया नहीं, और कांग्रेस पार्टी एमएसपी को लेकर किस तरीके का विचार गारंटी देती है, दो बातों को आपने जिस तरीके से पूरे प्रदेश के सामने रखा, देश के सामने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर ग्वालियर में जिस तरीके से राहुल जी का पलक पावड़े बिछाकर ग्वालियर की शानदार और जानदार जनमानस ने स्वागत और सत्कार किया, वो भी आप लोगों ने देखा और देश को बताया। आज हम घाटी गांव होते हुए जो स्वागत और सत्कार राहुल जी का हुआ सुबह, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी स्पीच दी जो अद्भुत थी, अकल्पनीय थी, जिसमें उन्होंने फिर एक मुद्दा उठाया कि किस तरीके से सामान्य वर्ग जो आम आदमी है उसको गरीबी की और महंगाई की मार पड़ रही है, और इससे देश का भविष्य में किस तरीके से नुकसान होगा। कल शिवपुरी के बाद गुना के बाद ब्यावरा, और बीच में 2-3 छोटे छोटे पैलेस जो जगह स्थान है, उनसे होके हम ब्यावरा के आगे नाइट स्टे होगा 4 तारीख के दिन। 5 तारीख के दिन वहाँ से हम चलेंगे शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से मक्सी से उज्जैन, और उज्जैन के बाद राहुल जी का पूरे नाइट स्टे होगा। फिर 6 तारीख के दिन पहला बड़नगर उज्जैन का ही एक तहसील है, उसके बाद बदनावर जो धार का एक
एक तहसील है, उसके बाद रतलाम, और रतलाम के बाद सेलाना, और सेलाना के बाद फिर वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूँ कि जितने हमने अपेक्षा की थी, हमें एक भावना थी कि इस तरीके का राहुल जी का स्वागत हुआ, उससे 10 टाइम अच्छा हुआ है। मैं मानता हूँ सबको इस आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ, खासकर ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और यहाँ की जनता को, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विचार को इस रिजल्ट के बाद आत्मसात करके हमें सहयोग किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय जवाब हम दे देंगे। एक मिनट सवाल जवाब वाला सवाल मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब आप सबको संबोधित करें। सवाल जवाब मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे चेयरमैन मीडिया कमेटी और महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सांसद जयराम रमेश जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे महामंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, नवनिर्वाचित हमारे मैं माफी चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी विशु पटवारी जी, माननीय अशोक सिंह जी, माननीय श्री भाटिया जी, आदरणीय साथियों, ये मान्यता है कोई भी शुभ काम शुरू जब होता है, यदि उस दिन वर्षा हो जाए तो इस साक्षात इंद्र भगवान का वरदान प्राप्त हो गया। इसलिए जो वर्षा से इंद्र भगवान ने हम पर कृपा की, बोले ना, उससे उनका जो आशीर्वाद मिला, उसका ये संकेत है कि किस प्रकार राहुल गांधी जी मजदूर, किसान, युवा, महिलाओं हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उसमें सफल हो गए, लेकिन उसको लागू करने की सबकी भागीदारी चाहिए। इसीलिए वो जातीय आधार पर जनगणना की मांग कर रहे हैं। साथियों, जो कार्यक्रम बताया गया है उसमें गुना से ब्यावरा के बीच में छोटी मोटी जगह एक नागोगढ़ भी आती है, जहाँ पर पब्लिक मीटिंग होगी, वहाँ सब लोग आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, क्योंकि राहुल जी को दोपहर में पटना में रहना है। आज पटना में एक विशाल विपक्ष पार्टियों की ओर से एक जनसभा है, रैली है, वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भी रहेंगे और राहुल जी वहाँ गए हैं। इसलिए आज दोपहर को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगा। आज सुबह राहुल जी ने पूर्व सैनिकों से और जो युवा हैं अग्निवीर के लिए तैयार कर रहे हैं उनसे मुलाकात की और करीब 40 मिनट तक उनसे बातचीत हुई। क्या समस्याएं हैं पूर्व सैनिकों की, खासतौर से मध्य प्रदेश में, और जो युवा अग्निवीर स्कीम के तहत तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे भी युवा हैं जिनको 2021 में आर्मी की ओर से, वायुसेना की ओर से, नौसेना की ओर से रिक्रूटमेंट होने वाली थी, पर तब अग्निवीर स्कीम की घोषणा हुई। तो इनकी भर्ती के लिए जो कोई कार्रवाई करने की जरूरत थी युवाओं को, उन्होंने उसको पूरा कर दिया था, पर उनको रिक्रूटमेंट लेटर नहीं मिला। ऐसे भी हमारे देश में करीब 1.5 या 2 लाख युवा हैं। कुछ युवा मुरैना, भिंड और ग्वालियर के भी हैं, और उन्होंने भी अपनी जो मांगे हैं जंतर मंतर में वो बैठे हुए थे कुछ दिन पहले। बाद में उनको धमकी दी गई, वहां से उनको हटाया गया। उन्होंने भी राहुल जी से अपनी बात रखी। अंत में मैं यही कहूंगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा
एक वैचारिक यात्रा है और पिछले 50 दिनों में राहुल जी 5 न्याय के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं। युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और इन 5 न्याय में से 2 ऐसे गारंटी राहुल जी ने दिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, कि किसान न्याय के लिए पहला कदम होगा एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, उसके लिए एक विशेष कानून लाना लोकसभा में और राज्यसभा में, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो डॉक्टर स्वामीनाथन के दिए हुए फॉर्मूले के आधार पर ही तय किया जाएगा। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया प्रधानमंत्री ने, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दे दिया, पर जो एमएसपी का फॉर्मूला स्वामीनाथन जी ने दिया था कि जो खेती की लागत है उसका 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बात नहीं की। और राहुल जी ने कहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और विस्तृत तरीके से जो खेती की लागत के अनुमान होती है उसको 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय किया जाएगा। दूसरी बात जो गारंटी दी है उन्होंने हिस्सेदारी न्याय को लेकर कि हमारे देश में जाति गिनती होना जरूरी है, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना जो होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाई है। 2021 में जो जनगणना होना था अब तक नहीं हुआ, 3 साल हो गए, 4 साल होने वाले हैं, पर जो जनगणना हर 10 साल होता है मोदी सरकार ने वो जनगणना नहीं करवाया है। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा किया गया था। उसकी जाति जो नतीजे थे, जाति को लेकर जो 25 करोड़ परिवारों का जो जानकारी हासिल की गई थी उसको अभी तक प्रकाशित नहीं किया है मोदी सरकार ने। तो ये इन 5 न्याय में से 2 न्याय को लेकर राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से गारंटियां दी। शुक्रिया। अभी आपके कुछ सवाल हैं तो हमारे पीसीसी अध्यक्ष, हमारे प्रभारी और दिग्विजय सिंह जी उसका जवाब देंगे। आज एक एक करके आप मैं बता हाँ जी, कमलनाथ जी के बारे में सवाल। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। नहीं, ये नहीं, ये है ना, ये वाला नहीं। हम लोगों के पास भी कुछ बहुत आए, कांग्रेसी बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी से मुलाकात तक जो धक्के मिले उनको इधर की जो लीडरशिप। देखिए, माननीय कमलनाथ जी की जो बहन है उनका हृदय का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए वो कल रात को वहाँ गए हैं उनकी बहन का इलाज करवाने के लिए। कल कमलनाथ जी वापस उज्जैन से कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। आपने जातिगत जनगणना की बात की, कांग्रेस का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर टिकट दे रही है, मुख्यमंत्री उसी आधार पर आपका एजेंडा तो छीन लिया। नहीं, बात ये राहुल जी जब जनगणना की बात करती, जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उसके पीछे उनका जो सोच है, जो विचार है, वो बेसिक वो वर्ग जो आज भी गरीबी रेखा में या गरीबी में ज्यादा आते हैं, जो सामाजिक समरसता आर्थिक रूप से भी तभी बनेगी जब हम इक्वल राइट्स को, एक तरह से आर्थिक राइट्स को सबको देंगे। एक तरफ 20% लोगों के पास जो 80% संपत्ति हो गई है, और जो नरेगा में लिस्ट में देखेंगे 80% वही वर्ग आता है, या किसी भी ऐसे मजदूरी की वर्ग में देखेंगे तो 80% वही वर्ग आता है। तो अल्टीमेटली नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी ये है कि आर्थिक जो ताकत है वो इस वर्ग को भी मिले, सामाजिक ताकत इस वर्ग को भी मिले, ओबीसी के वर्ग को, एसटी के वर्ग को, एससी के वर्ग को। इसका राजनीतिकरण टिकट देना या एक्स को देना और वाई को नहीं देना ये विषय नहीं हो सकता है। राहुल जी की पवित्रता ये है कि देश जब 100 साल बाद या 50 साल बाद या 25 साल बाद हम देश का नक्शा देखें तो इस देश में
समान अधिकार की जो ताकत संविधान सबको देता है, पर जीवन जीने में आर्थिक असमानता अद्भुत हो जाती है। तो वो कौन लोग हैं? तो उसमें ST SC OBC ज्यादा आते हैं ये, और असामान्य वर्ग में भी अपर साइड में भी गरीबी है, उस गरीब को भी इसके साथ जोड़ा गया। अल्टीमेटली आर्थिक असमानता कम कैसे हो, सामाजिक ताकत एक जैसी सबको कैसे मिले, इस फोकस पे वो ध्यान देते हैं। मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा निश्चित रूप से कोई कदम नहीं हो सकता किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व और दल के लिए कि वो सबके लिए बात करे, गरीब के लिए करे, वंचित के लिए, उसको और डिटेलिंग जयराम जी करे। देखो एक मिनट, हिस्सेदारी को सिर्फ विधानसभा के टिकट और लोकसभा के टिकट के नजरिए से मत देखिएगा। जो हमारी देश की संपत्तियां हैं वो किसके हाथ में है, कौन कंट्रोल करता है, किसके इशारे में चलता है, ये ही सवाल है। ये सवाल नहीं है कितने टिकट आपने दिए। ऐसे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण है, पर सवाल वो नहीं है। सवाल और बड़ा सवाल है कि देश की आर्थिक संपत्ति किसके हाथ में है, समाज के किस वर्ग के हाथ में है और कौन सरकार को कंट्रोल करता है, हमारे उद्योग को कौन कंट्रोल करता है, अलग अलग जो हमारे लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, मीडिया है, वो किसके हाथ में है। ये बहुत, मैं समझता हूं 1 साल 2 साल का सवाल नहीं है, दीर्घकालीन सवाल है। और ये सिर्फ गिनती के आज पहला कदम है। गिनती कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, गिनती पहला कदम है, जनगणना पहला कदम है। और जैसा कि मैंने कहा 1951 से लेकर हर 10 साल जनगणना होती है हमारे देश में, और उस जनगणना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक की क्या आबादी है हमारे देश में, वो जानकारी हम हासिल करते हैं। 2021 में जो जनगणना होने वाला था उसको अभी तक मोदी सरकार ने नहीं कराया। तो अरे समझने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट समझने की कोशिश कीजिए। पूरी 1 मिनट, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 2021 में जो जनगणना होने वाला था अभी तक 4 साल हो गए हैं, उन्होंने नहीं किया है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी पर ये अन्याय है। मेरा आपसे एक भैया एक मिनट मेरी आप बात नहीं, कृपया करके मैं आपसे कुछ अर्ज कर रहा हूँ, कृपया करके हम पे बदल। आपके सारे क्वेश्चन लेंगे, बात भी करेंगे, पर ये तो तरीका नहीं हो सकता ना। सर ने कहा वो एक भैया एक आपसे ही पूछूंगा। भैया प्लीज मेरा निवेदन ये है, आप ही अब प्रश्न करेंगे पर मेरी बात नहीं होगी। ये ऐसे तो आप बड़े भाई हैं मेरा आपसे आग्रह ये है कि वो उत्तर दे रहे हैं, अगर उस बीच में ही आप सवाल करोगे तो न हम अपनी बात समझा पाएंगे, न आपके प्रश्न आप कर पाओगे। तो अब आप आराम से एकदम कूल होकर आपका प्रश्न करें। राहुल गांधी जी आज सुबह 8 बजे सोच में रवाना हुए, टीम में थे, मोबाइल देख रहे थे, तो भी थे, वो लोग थे, करीब 300-400 लोग कांग्रेस के वहां थे। राहुल गांधी जी ने किसी की ओर देखा तक नहीं, आगे चल दिए। फिर ये ठीक है? नहीं, मैं उनके साथ था। मैं उनके साथ था, आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने आपके पास हो सकता है उस वक्त उनके पास कोई फोन आया हो, लेकिन मैं उनके साथ था, वो हाथ भी हिलाए, मिले भी। शायद उस मोमेंट पे जब आपके पास मोबाइल देखा आपने, उस समय उनके मोबाइल पे फोन आया हुआ नहीं, पर एक इसको क्लियर उन्होंने कर दिया। सर 1 मिनट ऐसे मत कर रहा है, ऐसे आप मुझे उत्तर देंगे ना भाई हमारे। मेरा निवेदन है कि राहुल जी यहाँ से 1 घंटे वहां तक गए, विदर्भार तक के कॉन्स्टिट्यूंसी तक और मोरा तक, और वापस आए, लोगों से मिलने गए थे, बात करने गए थे, अपनी बात कहने गए। तो मैं मानता हूँ कि ये पवित्रता को हम सबको समझनी चाहिए। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार इतने साल रही, अभी दलित को आदिवासी ऊपर नहीं उठ पाया, तो कांग्रेस ने किया क्या? भाजपा को अगर आप ठिकरा फोड़ रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया? मैं बता, कांग्रेस ने किया कि देश में संविधान लागू, जैसे ही कांग्रेस आई देश की आजादी के बाद
देश में संविधान लागू किया और बाबा साहब अम्बेडकर को उसका प्रतीक बनाया, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए, सामाजिक क्रांति हुई एक तरह से अलग अलग रिफॉर्म में, वो कांग्रेस की सरकारें तब स्टेबल थी तभी हुई। जहाँ तक प्रश्न है आज की नीट क्या हुई कि ये कोई बनाया हुआ प्रश्न नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि 90 लोग, अगर देश की सरकार 90 ऑफिसर्स IAS चलाते हैं तो उसमें 3 ST SC के हैं, 3 SC के हैं, 3 ST के हैं, 1 आध 2 OBC के हैं। ये तो नेट पे है। तो अगर देश के इतने बड़े तंत्र पे इस 75%, 71%, 73% वर्ग के लोग काबिज नहीं होंगे तो वो इनके लिए सोचेंगे कैसे? एक ये परिवर्तन कोई राजनीतिक भाषा नहीं, पूरी बात तो आप सुनो, आपने कहा तो उत्तर सुनो ना। तो ये कोई राजनीतिक भावना के साथ सवाल नहीं है, ये देश का 10 साल 20 साल बाद के भविष्य के लिए सवाल कि आखिर इस देश में 80% लोग वो हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन सीमित है और 20% लोग वो हैं जिनके पास सारा आर्थिक संसाधन है। तो ये असमानता बढ़ेगी तो एक देश में क्रांति आएगी, ये सवाल है और कुछ एक मिनट रुक जाइए। सर भाईजान, आप पूछ रहे थे ना सन 47 में अनुसूचित जाति और जनजाति की क्या हालत थी और आज अनुसूचित जाति जनजाति की हालत क्या है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। पहले उनके पास बेगार किया करवाया जाता था, उनके साथ उनको पढ़ाई का हक नहीं था, उनको सत्ता में आने का हक नहीं था। ये सब भारतीय संविधान में उसका उल्लेख करते हुए जो मिला है हक अनुसूचित जाति जनजाति को, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर को चुना इसलिए गया क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की अन्याय अत्याचार सहा था। इसलिए ये कहना भी अनुचित है कि अनुसूचित जाति जनजाति का उद्धार नहीं हुआ। एक करके यार, एक चिल्लाइएगा मत। अच्छा एक करके मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी से मेरा एक सवाल ये है कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि बड़ी संख्या में कोई भी किसी भी दल से कभी भी चला जा रहा है, आ जा रहा है, दल बदल कानून भी बना हुआ है, लेकिन जब आप सत्ता में होंगे तो इसकी सख्ती के लिए कुछ करेंगे कि सब ऐसे ही चलता रहेगा? एक बात सुनिए, जो सत्ता लोलुप, धन लोलुप, स्वार्थी लोग हैं वही छोड़ के जा रहे हैं। जो ईमानदारी से विचारधारा से जो जुड़े हैं वो कोई नहीं जाता। इसको मैं एक आपका सवाल लेता हूँ, आपसे मेरा अनुरोध ये है सर, एक मिनट से आप या तो मतलब आप इनका हो जाए, आप बड़े सीनियर मोस्ट हमारे और आशीर्वाद दाता है। मेरा अनुरोध ये है, विषय क्या है? विषय राजनीतिक दल का गठन, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल और विचारधारा के साथ उसमें काम करना अल्टीमेटली कॉज होता है देश की और समाज की सेवा का। इसके पीछे दो राजनीतिक व्यवस्था बनी है, दल के आधार पर पटरी पर चलकर सत्ता में सेवा, एक विपक्ष में सेवा। जिन लोगों का कमजोर मन है, दिमाग में किसी प्रकार का डर है, उनको राजनीति से कुछ न कुछ चाहिए, वो नेचुरल है, वो सत्ता के पीछे जाएंगे। तो इससे ज्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आपका सवाल। एक मिनट, जिन लोगों को वॉशिंग मशीन की जरूरत, जिन लोगों को सिर्फ वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है वही लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गिनती कीजिए जो जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़े हैं, असम के मुख्यमंत्री को लेकर अब शुरू कीजिए, हमारे असम के प्रभारी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये सब वॉशिंग मशीन के लाभार्थी हैं। आपका अब इनका पूछिए। ये बात जयराम जी, सिंधिया जी भी वॉशिंग मशीन धुले क्या? सिंधिया जी भी वॉशिंग मशीन में धुले क्या? चुनाव में ला दिया उनको। सभी को वॉशिंग मशीन की जरूरत है। कुछ लोगों को छोटे साइज, कुछ लोगों को मीडियम साइज,
कुछ लोगों को जायंट साइज, बड़े बड़े साइज। सिंधिया जी उतर गए मैदान में। तो कोई डाला कि दिग्विजय सिंह जी निर्मा उसमें साफ करने के लिए निर्मा तो डलवाइए उनसे। अरे सवाल आपका क्या सवाल था? बीजेपी लगातार घोषित करती है बीजेपी जी का, कांग्रेस की क्या तैयारी है, कब तक सूची आ रही है कांग्रेस की, और क्या आपका फार्मूला है टिकट बांटने का? हमारे प्रभारी जवाब दें। कांग्रेस पार्टी की सूची बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। हमारी जो प्रक्रिया रहती है उसमें हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, वहां के स्थानीय जो नेता होते हैं, उसके बाद जो वहां के प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा चुनाव के, एक लोकतांत्रिक स्टाइल से हम अपने नाम इकट्ठे करते हैं। पहली सीईसी की जो बैठक है वो अगले 4 और 5 दिन के अंदर हो जाएगी और उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सूची जारी हो जाएगी। ये मैं आपको बीजेपी के असंतुष्टों को अपनी पार्टी में लेंगे क्या? कुछ लोगों के टिकट कटे, हो सकता है वो आपकी पार्टी में आए। चलो काल्पनिक सवाल है, जब लेंगे तो आपको बताएंगे। और मेरे ख्याल में मोटे मोटे सारे सवाल आ गए। केपी यादव नारा हुआ करता था, एक नारा हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का कि जात पर न पात पर मोहर लगेगी। आज भी आज जो जाति गणना की हो रही है, अब क्या हुआ उसका? नहीं, आज सारे को आप कवर नहीं कर रहे। जात की बात नहीं है, गरीब की बात। देखो मैं गरीबी हर वर्ग सर, में। एक मिनट सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है और जिनाइन है। कांग्रेस पार्टी का आज भी, मैंने अभी यहाँ पिछली बार भी आया था इसी सभा में, इसी सभागृह में ये नारा भी लगवाया था, जात पे न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये मुद्दा राजनीतिक रूप से हम पॉलिटिकल, देश को हम आजाद कराने वाली पार्टी, देश की उन्नति कराने वाली पार्टी, जब आर्थिक संसाधनों का हक, आपका जो जिस मीडिया में आप काम करते हो मालिक गब्बर है और आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। कितने हमारे रिपोर्टर हैं जो इस तरह के हैं, मतलब ये सवाल है। इसको सर, अब मेरी पूरी बात आप उत्तर पूरा लें, ऐसा मत। तो सवाल, अगर रिपोर्टर की इनकम कम है और उसका सवाल उठाना है तो ये गुनाह है, तो ठीक है, ये गुनाह है कि आपकी रिपोर्टर की तनख्वाह की रक्षा राहुल गांधी जी करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं करते। ऐसे का ऐसा ही जो गरीब वर्ग है, जिसके पास आर्थिक संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, इनकम घटती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, वो वर्ग कौन सा है, ज्यादा दुखी कौन है? अगर उस ज्यादा दुखी वर्ग की बात करना अगर गुनाह है तो फिर आप स्वतंत्र हैं, मैं मानता हूं। बेसिक सोच क्या है? सोच है कि ST, SC, OBC वर्ग के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों की रक्षा हो और उसमें अपर कास्ट के भी जो आर्थिक जिनके पास कमी है उनकी भी रक्षा हो, वो सब एक साथ जोड़े गए, कभी अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया। तो मोटी बात ये। धन्यवाद। सब सवाल आ रहे हैं। न्याय का हक मिलने तक।